हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के ईदगाह पाठ के दूसरे भाग को लेकर के। अब तक हमने पहले भाग में ये देखा कि हामिद जो अपनी दादी माँ यानी अमीना के साथ रहता है, वह ईद के मौके पर अपने मित्रों के साथ मेले घूमने जाता है। मेले में सभी बच्चे घूमते हैं और तो और अपनी मनपसंद वस्तुएं भी खरीदते हैं। बच्चे खिलौने खरीदते हैं, पर हामिद को उस समय भी अपनी दादी माँ का ध्यान बना रहता है। बच्चे अपने खिलौनों के लिए अलग अलग तर्क देते हैं और यह साबित करने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से उनका खिलौना सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी तर्क वितर्क के साथ जब कहानी आगे बढ़ती है तो कहानी में ये कहा गया था कि कानून को पेट में डालने वाली बात, ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य हामिद ने कहे। तो हामिद ने कहा कि कानून को पेट में डालने वाली जो ये बात थी, वो तो बस उनके सभी मित्रों के बीच में छा गई। तीनों सूरमा बस मुंह ताकते रह गए। हामिद ने तो जैसे मैदान ही मार लिया था। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और समी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। और 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च करने के बावजूद उन्होंने कोई भी काम की वस्तु न खरीदी। और हामिद ने तो बस 3 ही पैसे में अपना रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा, बरसों तक। संधि की शर्त तय होने लगी तो मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती ले लो, मुझे अपना चिमटा दे दो। तुम हमारे खिलौने को देखो, हम तुम्हारे चिमटे को देखेंगे। तो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने हामिद को पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति तो नहीं लगी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने भी बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। जब हामिद उनके खिलौनों को देख रहा था, मन ही मन की भावना उसकी ऐसे हो रही थी। वो मन में सोच रहा था, आह कितने सुंदर खिलौने हैं। हामिद से उसके तीनों चारों मित्र तर्क वितर्क में हार गए थे। तो हामिद ने अपने हारने वालों के आंसू पोंछे और कहा, अरे मैं तो तुम लोगों को चिढ़ा रहा था। सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले कि तब बोले। मोहसिन बोला। जैसे ही उसने हामिद के ये सांत्वना वाले शब्द सुने तो मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआएं तो नहीं देगा। ऐसा मोहसिन ने क्यों कहा? ऐसा मोहसिन ने इसलिए कहा क्योंकि आपको याद होगा, जब हामिद चिमटा खरीद रहा था तो उस समय उसे किसकी याद आई थी? अपनी बूढ़ी दादी की याद आई थी कि किस प्रकार से उसकी बूढ़ी दादी जब रोटियां तवे पर पकाती है तो उतारते समय उसके हाथ जल जाया करते हैं। उन्हें याद करके और एक काम की वस्तु भी हो जाएगी, यह सोचकर हामिद ने यह चिमटा खरीदा और सोचा, यह देख करके मेरी दादी तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी और मुझे दुआएं देगी। इसीलिए महमूद ने यह वाक्य कहे कि भला हमें कोई इन खिलौनों के बदले कोई दुआएं तो नहीं देगा। तब दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ही पड़ेगी। ऐसा महमूद ने कहा कि दुआएं कोई नहीं देगा हमको, उल्टा तो हमें मार पड़ेगी। अम्मा जरूर कहेगी, अम्मा अर्थात माँ जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी का खिलौना मिला तुझे खरीदने को। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितना दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा क्या बन गया था? उसका चिमटा मित्रों में रुस्तमे हिंद के नाम से मशहूर हो गया था और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया था। रास्ते में महमूद को भूख लगी
और उसके पिताजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए केले कुछ दिए थे। तो उसने उन केलों को किसके साथ बांटना चाहा? केवल और केवल हामिद के साथ। उसने और किसी अन्य मित्र के साथ उन खिलौनों को नहीं बांटा और नहीं दिया। अब उसके अन्य मित्र क्या करते रह गए? मुंह ताकते रह गए। और यह चिमटे का ही प्रसाद था कि अभी हामिद को केले खाने को मिल रहे थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल सी मच गई। मेले वाले वापस लौट आए थे। सब अपने अपने घरों में पहुंच गए थे। अब जब आप मेले से घर जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप मेले में खरीदी गई सारी वस्तुओं को घर में रखते हैं, फिर उन्हें सजाने का प्रयत्न करते हैं। यही कार्य मेले से लौटने के बाद सारे मित्र कर रहे थे। तो मोहसिन, हुआ ये कि मेले से लौटने के बाद मोहसिन की जो छोटी बहन थी वो दौड़ के गई और मोहसिन के हाथ से क्या ले लिया? कौन सा खिलौना मोहसिन ने खरीदा था? उसने भिश्ती खरीदा था। तो जब उसकी छोटी बहन ने देखा कि उसका भाई हाथ में कुछ खिलौना लेके आया है, वो दौड़ कर गई और अपने भाई के हाथ से भिश्ती को छीन लिया और मारे खुशी के वो जो उछली तो मियाँ भिश्ती जी नीचे आ गिरे और कहाँ चले गए? सीधा परलोक चले गए। इस पर भाई बहन में आपस में खूब मारपीट हुई। दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे, खूब रोने लगे। और तो और जब उनकी अम्मा ने यह शोर सुना तो उसने क्या किया? उन्होंने उन दोनों को और ऊपर से 2-2 चांटे भी लगाए। अब आते हैं मियाँ नूरे के वकील के बारे में कि उनका क्या हाल हुआ। तो मियाँ नूरे के वकील का अंत तो इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। कैसे? चलिए देखते हैं। वकील जी ज़मीन पर या कहीं तख्ते पर तो नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। तो उस पर लकड़ी का एक बड़ा सा पटरा रखा गया। लकड़ी का एक पटरा, चपटा सा, चौकोर आकार का, उसे सजाया गया और दीवार के ऊपर उसे रखा गया। पटरे पर अब कालीन तो नहीं बिछ सकती थी, लेकिन कालीन के रूप में एक अखबार का टुकड़ा बिछाया गया कालीन मान करके। यह सब बच्चों के मनोवैज्ञानिक भावनाएं हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया तो वकील साहब राजा भोज की तरह एक सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो नूरे ने सोचा कि अब इनको तो मैंने पटरे पर रख दिया, अब इनको गर्मी लग रही होगी। तो फिर उनको वो पंखा धीरे धीरे झलना शुरू किया कि पता नहीं इस बात का कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला गिरा और गिरकर माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से उसका मातम मनाया गया और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। घूरा अर्थात वह स्थान जहां पर हम कूड़ा करकट फेंका करते हैं। अब रहा महमूद का सिपाही। अब हम देखेंगे कि महमूद के सिपाही की क्या क्या घटित हुआ उसके साथ। तो महमूद का जो सिपाही था, भला उसे चटपट गांव का पहरा देने का पूरा इंचार्ज बना दिया गया, उसे चार्ज दे दिया गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर थोड़े चलेगा। आपने कभी देखा है कि पुलिस वाले पालकी पर बैठ करके पहरा देते हैं? नहीं ना। तब महमूद ने सोचा कि क्या करें। तब उसे एक उपाय सोचा। उसने क्या किया? एक टोकरी लेकर आया और उसमें उसने कुछ लाल रंग के फटे पुराने कपड़े यानी चीथड़े बिछाए और जिसमें सिपाही साहब को आराम से लिटा दिया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने दरवाजे यानी अपने द्वार के चक्कर वह काटने लगा, लेफ्ट राइट। महमूद को ठोकर लग जाती है, लेकिन ठोकर लगने से पूर्व महमूद के जो 2 छोटे भाई थे वो भी महमूद के साथ, इस सिपाही के साथ लेफ्ट राइट करते हैं और
अपनी तोतली जबान में ये भी बोलते हैं, छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो, क्योंकि छोटे बच्चे थे। और इस तरह से उनका यह खेल चल रहा था कि अचानक महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए सीधा जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार का अर्थ होता है क्रैक, उस पर चोट लग जाती है तो वो आधा टूट जाता है उनका पैर। अब महमूद को इस बात का पता चलता है कि अरे वो तो एक अच्छा डॉक्टर भी है, ऐसा उसे प्रतीत होता है और उसने एक ऐसा मरहम मिल जाता है उसे कि जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ने की कोशिश करता है। चलो ये भी किया। इसके करने के बाद टांग तो उसने जोड़ दी, लेकिन सिपाही को जैसे ही खड़ा किया कि सब सिपाही धड़ाम से फिर जमीन पर, अर्थात अब उसकी टांगों ने जवाब दे दिया था। अब वह सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था, यानी जो उसने शल्य चिकित्सा की थी, शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है ऑपरेशन किया था, वह नाकामयाब यानी कि असफल रहा और हमारे सिपाही जी फिर से अपने दोनों पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाए। तब क्या किया? कि तब उसने उसकी एक टांग तो टूटी थी, दूसरी टांग भी तोड़ डाली। अब कम से कम, चलो वो खड़े तो रह नहीं सकते थे तो कम से कम बैठेंगे तो, अब उनको परमानेंटली यानी स्थायी रूप से एक जगह बिठा दिया जाता है। चलिए, आपने सभी मित्रों के बारे में अभी तक सुन लिया कि उनका और उनके खिलौनों का क्या हर्ष होता है, क्या क्या प्रतिक्रिया आती हैं। अब हम जानते हैं कि हामिद का क्या होता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ जैसे ही सुनती है कि वो मेले से लौट आया है, दौड़ी दौड़ी जाती है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखती है तो वो भी चौंक जाती है और कहती है, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद कहता है, मैंने मोल लिया है। अमीना पूछती है, कितने पैसे की है? हामिद ने कहा, 3 पैसे दिए मैंने। जैसे ही अमीना यह वाक्य सुनती है वह अपनी छाती पीट लेती है और वह कहती है, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और लाया क्या? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली कि तू जो ये लोहे का चिमटा उठाकर घर लेकर आया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैं इसे ले आया। जैसे ही यह वाक्य अमीना सुनती है तो तुरंत ही अमीना का क्रोध एकदम स्नेह में बदल जाता है। वह सोचती है, बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने खरीदते या मिठाई खाते हुए जब इसने देखा होगा तो क्या इसका मन नहीं ललचाया होगा वो सब वस्तुएं खाने के लिए और खरीदने के लिए? वहाँ भी लेकिन हामिद को अपनी बुढ़िया दादी की याद उसी प्रकार बनी रही और यह सब सोच करके अमीना का मन पूरी तरह से गदगद हो गया। वह फूले नहीं समा रही थी, वह रोने लगी और दामन फैला के हामिद को दुआएं दे रही थी और उसकी आंखों से मोटी मोटी आंसू की बूंदें गिरती जा रही थी। तो बच्चों, आपने देखा ना, इस कहानी में एक बालक के मन का क्या चित्रण किया गया है। तो इसी चित्रण के साथ अब मैं इस कहानी को समाप्त करूंगी, लेकिन इस कहानी को पढ़ के, सुन के आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी हामिद की तरह ही साहसी और समझदार होना चाहिए और उसी की तरह बनने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बालक को अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति किस तरह त्याग, सद्भावना, इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कहानी में दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं। इस कहानी को सुनने के बाद चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न ये है
कि ईदगाह कहानी का शीर्षक क्या सही है, या आप इस कहानी को कोई और शीर्षक देना चाहते हैं? यदि देना चाहते हैं कोई अन्य शीर्षक, तो क्यों? इसके बारे में आप अपने मित्रों से चर्चा करें, बात करें और इसका समाधान निकालें। मेरे हिसाब से ईदगाह कहानी में ईद की जो चहल पहल को दर्शाया गया है, इस त्योहार में बच्चे बहुत ही बेसब्र हो जाते हैं और उत्साहपूर्वक ईद का जश्न मनाते हैं। उनका मन उत्साह से, उमंग से भरा रहता है। सभी आपस में मिलजुल कर एक साथ ईद के मेले में घूमते हैं और नई नई चीज़ें भी खरीदते हैं। इस प्रकार ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इस कहानी का नाम इसीलिए ईदगाह दिया गया है। और इस कहानी का मुख्य नायक जो है हामिद, उसके पास केवल 3 ही पैसे थे, जैसा कि आप जानते हैं, और वह उससे खिलौने खरीदने के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। वह बड़ी ही चतुराई से अपने मित्रों को इस चिमटे के गुणों के बारे में बताकर उसे उन लोगों को बिल्कुल निरुत्तर कर देता है, यानी बिना उत्तर के उनको कर देता है। और इस प्रकार हामिद को ध्यान में रखकर ही मुझे लगता है इस कहानी का नाम अगर मैं बदलना चाहूँ तो मैं इसका नाम रखूँगी हामिद का बड़प्पन। ये भी दे सकते हैं। अब देखते हैं कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए आखिर कौन कौन से तर्क दिए। उसने चिमटा, इस प्रश्न का सही शब्दों में अगर मैं उल्लेख करूं तो यह पूछा गया है कि हामिद ने अपने चिमटे को उन सभी खिलौनों से बेहतर किस प्रकार बताया है, क्या क्या उत्तर दिया उसने। तो हामिद ने चिमटा खरीदने पर उसके दोस्तों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन उसने अपने तर्क पर चिमटे की उपयोगिता सिद्ध की और अपने दोस्तों का मुंह बंद कर दिया, चुप कर दिया। उसने कहा कि उसका चिमटा इतना मजबूत है कि अगर जमीन पर मैं पटक दूं तो इसका कुछ भी नहीं होगा। जबकि अगर उसके मित्र अपने खिलौने, मिट्टी के बने खिलौने यदि जमीन पर पटक दें तो वो क्या वैसे के वैसे ही रहेंगे? नहीं, वो टूट जाएंगे। और तो और हामिद ने ये भी कहा कि यदि मैं अपने चिमटे को कंधे पर रख लूं तो वह क्या बन गई? बंदूक। और अगर हाथ में ले लूं तो क्या बन गया? फकीरों का चिमटा। और तो और इससे आप मंजीरे का भी काम ले सकते हैं, और चिमटा चाहेगा तो खंजरी का पेट भी फाड़ सकता है। और उसने ये भी कहा कि उसका जो चिमटा है वह बहुत बहादुर है, इतना बहादुर है कि उस पे आग, पानी, आंधी, तूफान किसी का भी कोई असर नहीं पड़ता है। अब इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं हामिद, इसकी 3 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो इसकी 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो वो बहुत साहसी था। क्यों साहसी था? क्योंकि इसके बारे में उल्लेख हमें इस कहानी के द्वारा पता चलता है। जैसे आपको याद होगा कि ये बताया गया था इस कहानी में कि ईद के अवसर पर गांव के सभी बच्चे अपने पिता के साथ मेला घूमने जा रहे थे। हामिद अकेले ही मेले में जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी दादी उसे अकेले जाते हुए देखकर थोड़ा सा चिंता में थी, लेकिन वह अपनी दादी को समझाते हुए कहता है, तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। और इससे हमें पता चलता है कि वह बहुत ही निडर था। दूसरी विशेषता उसकी है कि वह बहुत ही स्वाभिमानी था। स्वाभिमानी अर्थात जब अपने दोस्तों को वो मिठाई और खिलौने खरीदते हुए देखकर भी उसने एक बार भी किसी भी मित्र से न खिलौना मांगा न मिठाइयाँ मांगी। ठीक है, उसके दोस्त मिठाई देना भी चाहते थे तो भी वो मना कर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी था। और तीसरी विशेषता थी ये कि वो बहुत ही समझदार था। हामिद देखने में तो एक छोटा सा बच्चा था इस कहानी में, लेकिन वह बड़ों की तरह बहुत ही समझदार था। मेले में सभी बच्चे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन वह सिर्फ उस समय भी
केवल अपनी दादी के बारे में सोचकर ही चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां रोटी पकाते हुए जल जाती थी। तो आपने देखा बच्चों कि हामिद की 3 विशेषताएं कौन कौन सी थी कि वह साहसी था, वह स्वाभिमानी था और वह समझदार था। इस कहानी में सभी बच्चों ने खिलौनों की दुकान से अपने लिए कुछ न कुछ ज़रूर खरीदा। अब हम ये देखेंगे कि किस बच्चे ने क्या खरीदा। महमूद ने क्या खरीदा? महमूद ने खरीदा एक सिपाही। मोहसिन ने क्या खरीदा? उसने भिश्ती खरीदा। और हामिद ने क्या खरीदा? एक चिमटा। और समी ने क्या खरीदा? समी ने खरीदा एक खंजरी। अच्छा ये बताइए, जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर 25 चक्रों का, वो जो गोल गोल घूमता है हिंडोला, सो उस पे बैठ कर के जब 25 चक्रों का मज़ा ले रहे थे, तब हामिद दूर दूर खड़ा होकर भला क्या सोच रहा था? वह यह सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, अब मैं ज़रा सा चक्कर लगाने के लिए अपने खजाने का 1/3 भाग तो नहीं दे सकता ना, उससे तो मैं कुछ ज़रूरी वस्तु ही खरीदूंगा। ऐसी भावना उसके मन में चल रही थी। अगला प्रश्न है कि हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था। वो क्या क्या अपने आप को समझाने के लिए वाक्य कहता है। हालांकि हामिद भी एक छोटा बच्चा था, उसके अंदर भी वही भावना थी जो उसके अन्य मित्रों के मन में चल रही थी। वह भी खिलौने खरीदना चाहता था, वह भी मिठाइयाँ खाना चाहता था, वो भी झूला झूलना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह गरीब था और उसके पास पैसे कम थे। तो भला वो क्या क्या तर्क देखकर, किसी और को नहीं, भला वो अपने आप को क्या क्या सोच करके समझा रहा था। बच्चा और खिलौना दोनों एक दूसरे के देखा जाए तो पूरक ही होते हैं, उल्टे ही होते, विपरीत होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौने खरीदने के लिए तरस रहा था। वह शायद ले भी लेता, परंतु 3 ही तो पैसे थे उसके पास। अतः उसने स्वयं को यह समझाते हुए रोक लिया कि इन खिलौनों की भला क्या हस्ती है, अभी है तो अभी अगर हाथ से छूट गए तो टूट जाएंगे और पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। यह बोल बोल के, यह सोच सोच के मन ही मन वह इसकी निंदा कर रहा था। तो बच्चों, अगला प्रश्न है कि भला हामिद ने इस पूरे मेले में चिमटा ही क्यों खरीदा। हमने जैसा कि इस पाठ में पढ़ा है कि वह जब लोहे की दुकान पे जाता है तो वहाँ पर उसे सहसा अपनी दादी की याद आ जाती है, और उसे याद आ जाता है कि किस प्रकार से जब उसकी दादी रोटी बनाती है तो तवे से उसके हाथ जल जाया करते थे, तो इसीलिए उनको ध्यान में रख के उसने उस दुकान से चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत ही स्नेह यानी प्रेम में बदल जाता है। तो कहानी में ये कहा गया है, हामिद ने कहा है कि दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जैसे ही यह वाक्य अमीना हामिद के मुंह से सुनती है तो तुरंत ही उसका सारा गुस्सा तुरंत प्रेम में, स्नेह में बदल जाता है। बच्चों, अब ये अंतिम जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए है, और प्रश्न है कि इस कहानी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, या इस कहानी का कौन सा भाग या कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उसके पीछे क्या कारण है, उसे अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और इस कहानी के बारे में बातें कीजिए। तो ये थी सारी कहानी से जुड़े सारे प्रश्न और प्रश्नों के साथ उनके उत्तर। अब क्योंकि इस कहानी में हमने मिठाइयाँ, खिलौने, इन सब के बारे में बात किए, तो अब इन बातों को क्यों ना मैं एक एक्टिविटी के द्वारा आपको दिखाने का प्रयत्न करूं। अब इस कहानी में बच्चे अलग अलग मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं, लेकिन आज एक और खिलौना एक एक्टिविटी के रूप में हम सब मिलकर, आप और मैं, हम सब मिलकर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से बन जाए, और इस एक्टिविटी का नाम होगा हवाई छतरी।
अब आप सोच रहे हैं हवाई छतरी क्या? हवाई छतरी अर्थात पैराशूट। अब सबसे पहले पैराशूट आपने देखा होगा आसमान में कई बार पैराशूट्स को नीचे गिरते हुए, कुछ लोग उसके द्वारा नीचे उतरते हैं, है ना? आपने इसका चित्र भी देखा होगा। तो क्यों ना कोशिश करें कि इसे हम एक एक्टिविटी के रूप में बनाने का प्रयत्न करें और कुछ सीखें। तो बच्चों, हवाई छतरी बनाने के लिए चलिए देखें कि कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक रुमाल। रुमाल, इस प्रकार का रुमाल, इसे आप यहाँ अपने सामने रखेंगे। और हमें चाहिए धागे के 4 टुकड़े जो कि समान आकार के होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 धागे समान आकार के हैं। और हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? और हमें चाहिए उसे बांधने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन लिया है, उसमें ये बांध के रखा है। आप चाहें तो नीचे छोटा सा पत्थर भी बांध सकते हैं। अब इसे बनाने का तरीका देखते हैं। सारे जो सामान हैं आपके सामने हैं। अब समान लंबाई के धागों को, 4 टुकड़ों को इस रुमाल के 4 कोने में मैं बांधने वाली हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर याद रखिए कि इन धागों की जो लंबाई है वो एक समान होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो हवाई छतरी है वो छोटी बड़ी हो जाएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर ऐसे बांधने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे रुमाल में बांध सकते हैं या फिर पॉलीथीन शीट होती है, वो भी हल्की होती है, तो एक चौकोर आकार का शीट लेकर के उसे भी आप चारों कोने से बांध सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें गांठ लगा रही हूँ। मैंने अच्छे से लगा दिया है गांठ। बच्चों, आपने पहले भी हवाई छतरी देखी होगी, आसमान में उड़ती हुई, कभी कभी रंग बिरंगी भी होती है, जो कि पैराशूट के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक कोने के बाद दूसरे कोने में इसको बांध लिया है। ये रहा मेरा दूसरा कोना बिल्कुल तैयार। अब मैं बढ़ रही हूँ तीसरे कोने की तरफ। ये रहा मेरा तीसरा कोना, इसे भी मैंने बांध लिया है। ये बंध गया और ये मेरा अंतिम छोर है जो बंधने जा रहा है। और जैसे ही मैं इन चारों कोनों को बांध लूँगी अंदर की तरफ, फिर देखते हैं कैसे बनेगी हमारी हवाई छतरी। ये बांधने के बाद आप, जैसा कि मैंने कहा, नीचे पत्थर भी बांध सकते हैं। मैंने एक बोतल का ढक्कन यहाँ प्रयोग में लाया है, आप इसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चारों को बांधने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा जो हवाई छतरी है, जो पैराशूट है, वह कैसे दिख रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब इस तरीके से ये बना पैराशूट, जब मैं इसको उल्टा ऐसे कर दूं, ऐसे, और जब यह किसी भी जगह से आप जब इसको हवा में उड़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो इस तरह से उड़ते हुए नीचे धीरे धीरे, ये देखिए, मैं एक बार फिर दिखाऊंगी आपको किस तरह से यह छतरी वजन, इस ढक्कन के वजह से यह अंदर हवा भर जा रहा है और यह फूल जा रही है और फूल के ये ज़मीन पर गिर रही है। एक बार फिर देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से बन गई हमारी हवाई छतरी। लेकिन बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसका प्रयोग आप रुमाल से करें, शीट से करें, किसी भी तरीके से इसे बनाया जा सकता है। अब इस हवाई छतरी को बनाने के बाद पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि क्या ये पैराशूट चंद्रमा पर, जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं होती, क्या ये पैराशूट वहाँ काम करेगा? अगर करेगा तो कैसे करेगा? और दूसरा प्रश्न ये कि जब मैं इस हवाई छतरी को ऊपर से उड़ा के नीचे ला रही थी, तो आपने देखा होगा कि यह अचानक फूल जाता है और फूल के नीचे गिरने लगता है। यदि इस रुमाल में या उस प्लास्टिक शीट में जिससे आप लोगों ने बनाया है, उसमें यदि यहाँ पे मैं छेद कर दूँ, एक छोटा सा सुराख कर दूँ, तो क्या ये उसी तरीके से हवा भरेगा और नीचे आएगा, या नीचे ही रह जाएगा और वो उड़ेगा ही नहीं?
तो ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्नों का हल आपको देखना है और इसे कोशिश कीजिए बनाने का। और ये सारे जो प्रश्न मैंने पूछे, इसका जवाब आप स्वयं आपको मिल जाएगा जब आप इसे बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही हमारी हवाई छतरी भी बन गई और ईदगाह का पाठ भी समाप्त होता है। धन्यवाद।